अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्कॉलर फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अपनी मेन एप्लीकेशन पे आने से पहले हम डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या कहता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, जिसे हम क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फार्मूला आपके पास है फी इज इक्वल टू ई डॉट ए, और फार्मूला हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? फी इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो अब मेन एप्लीकेशन है जी हमारे पास, वो क्या है? कहता है कि जी आपके पास एक स्फीयर है, एक बॉल है, उसके मिडल में आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर से फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड एमिट होगी। ठीक है, और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो स्फीयर के सेंटर में है। इसका मतलब है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये स्फीयर की सरफेस के अंदर से पास करती हुई किधर आएंगी जी? बाहर की तरफ आएंगी। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि अगर फील्ड लाइन किसी एरिया, किसी सरफेस के अंदर से गुजरती है तो क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने वो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के अंदर से, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जी। तो आपके पास ये सरफेस का जी रेडियस क्या है? ये स्फीयर का जी रेडियस क्या है जी? आर। अब लिखा हुआ है कि जी कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस। आपके पास ये सरफेस क्या है जी? क्लोज्ड है, किसी जगह से ओपन नहीं है। इन फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है जी सेंटर से आपके पास आर, हैविंग अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर। आपके पास पॉजिटिव चार्ज उसके किधर पड़ा हुआ है जी? सेंटर में पड़ा हुआ है जी। और आपको पता है जी हमने अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला इधर से देखें, और फार्मूला क्या है जी? फी इज इक्वल टू ई डॉट ए। मगर इधर एक मसला ये है कि ये फार्मूला जो है फ्लैट सरफेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह की फ्लैट सरफेस रखी हुई थी। अब ये तो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ये फ्लैट नहीं है, तो ये फार्मूला कर्व्ड सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम इस सरफेस को क्या कर दें, ये पूरी सरफेस को क्या कर दें? छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दें। अगर आपने फुटबॉल देखा हो तो फुटबॉल के ऊपर स्मॉल पैचेस बने होते हैं। वो जो पैच होता है वो नियरली इक्वल टू क्या होते हैं जी? फ्लैट। पूरा फुटबॉल जो होता है वो कर्व्ड होता है, लेकिन उसके ऊपर जो छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं वो क्या होते हैं? नियरली फ्लैट होते हैं। इसी तरह हमने क्या कर दिया? पूरी सरफेस को जी छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, और हमने हर पैच का नाम रख दिया। ये पैच 1, ये पैच 2, ये पैच 3, 4, 5, 6, और कितने पैच बनाने हैं जी? n पैच बनाने हैं। n हमारे पास क्या हो? n पैच हमारे पास क्या होगा जी? लास्ट वाला पैच होगा। तो लिखा है जी सरफेस एरिया इज डिवाइड इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस। हमने n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस इसके बना लिए जी पूरी सरफेस के। और पहले पैच का एक एरिया वेक्टर क्या है जी? डेल A1 वेक्टर। दूसरे का क्या है जी? डेल A2 वेक्टर। तीसरे का डेल A3 वेक्टर। और कहां तक जी? डेल AN वेक्टर। और हर पैच में से देखिए, हर पैच में से आपके पास इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए इस चार्ज की वजह से इस पैच में से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, उसे हम कहेंगे जी E1। इस पैच में से इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसे हम क्या कहेंगे? E2। इसमें से जो निकलेगी E3, E4, E5, और लास्ट वाले में से क्या होगी जी? EN। तो यही लिखा हुआ है कि जी लेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया डेल A1, डेल A2, डेल A3 कहां तक? डेल AN आर इन पैचेस में से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कौन कौन सी निकलती हैं जी? E1 एरिया वेक्टर डेल A1 में से, E2
पैच नंबर 2 में से, E3 पैच नंबर 3 में से और En पैच नंबर n में से। तो अब हम ये चीज देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल पैचेस हैं ये अब फ्लैट सरफेस बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हर पैच का फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो आइए देखते हैं जी, पैच नंबर 1 के लिए फ्लक्स क्या होगा, फी ई इधर लिखा हुआ है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 पैच में से वो है E1 डॉट, अब एरिया आपके पास इधर A था लेकिन इधर आपके पास एरिया क्या है जी, डेल A1, तो इधर आ गया E1 डॉट डेल A1। पैच नंबर 2 में से फी 2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल A2 और पैच नंबर 3 में से फी 3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल A3। और हमारे पास कितने पैचेस हैं जी, 4 5 6 7 8 कहाँ तक जी, n तक। फॉर nth पैच हमारे पास क्या होगा जी, फ्लक्स लास्ट वाले पैच में से फ्लक्स कितना निकलेगा, फी n वही, और इधर आपके पास क्या होगा, En डॉट डेल An। तो जी ये आपके पास हर पैच में से निकलने वाला क्या हो गया जी, फ्लक्स। अब आपने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो ये तो स्मॉल पैच में से आपने फ्लक्स फाइंड किया है, तो अगर टोटल सरफेस क्या फ्लक्स फाइंड करना है तो इन सारे पैचेस को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। तो फी टोटल हुआ फी 1 प्लस फी 2 प्लस फी 3। अब फी 1 आपके पास क्या है, पैच 1 में से निकलने वाला फ्लक्स जमा फी 2 पैच 2 में से निकलने वाला फ्लक्स जमा फी 3 पैच 3 में से निकलने वाला फ्लक्स, और सारे पैचेस को ऐड करेंगे कहां तक, फी n तक। अब फी 1 आपके पास क्या आया, फी 1 आपके पास आया E1 डॉट डेल A1 हमने लिख दिया। पैच 2 क्या आया, E2 डॉट डेल A2 हमने लिख दिया। अब पैच 3 में से क्या आया, E3 डॉट डेल A3 वो भी लिख दिया। और पैच नंबर n से क्या आया, En डॉट डेल An। अब इसे फर्दर एक्सपेंड करें, आपको पता है E डॉट डेल A1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 डेल A1 कॉस थीटा। अब इसको भी लिखेंगे E2 डेल A2 कॉस थीटा। अब ये देखें, इसको जैसे हम लिख सकते हैं E डॉट A को EA कॉस थीटा, वैसे ही हमने इन दोनों को भी लिख दिया। आगे E3 डॉट डेल A3 को भी लिखेंगे E3 डेल A3 कॉस थीटा। कहाँ तक जी, En डेल An कॉस थीटा n। अच्छा जी, आपके पास इधर सॉरी n नहीं आता, आपके पास अब हमने थीटा फाइंड करना है कि जी थीटा क्या होगा। अब देखें, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो थीटा होता है ये एंगल किन किन के दरमियान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। अब देखिएगा कि ये इस पैच में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ होंगी, तो इस पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो भी किधर है जी, बाहर की तरफ। और इसका नॉर्मल एरिया भी क्या है, बाहर की तरफ, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान का एंगल क्या होता है जी, 0 डिग्री होता है। तो देखें इस पैच में से भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नॉर्मल एरिया बाहर की तरफ। इस पैच में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नॉर्मल एरिया भी क्या है, बाहर की तरफ। हर पैच क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया दोनों क्या होंगे जी, पैरेलल। मतलब कि आपके पास एंगल क्या होगा, हर पैच के अंदर जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास, 0 डिग्री। अब आपने जहां जहां पे थीटा है वहां पे क्या लगा देना है जी, 0 डिग्री। अब देखिएगा E1 डेल A1 कॉस थीटा की जगह आपने 0, E2 डेल A2 कॉस थीटा की जगह 0। अब इधर भी थीटा की जगह पे 0 और इधर भी थीटा की जगह पे 0 हमने लगा दिया। अब आपको पता है cos 0 किसके इक्वल होता है जी, 1 के ऊपर। इसकी जगह पे भी 1 आ गया तो E1 डेल A1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास, E1 डेल A1। अब इधर भी क्या होगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करें E2 डेल A2 के साथ तो क्या होगा, E2 डेल A2। और इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा 1
E3 डेल A3, इधर भी 1, कहां तक जी En डेल AN। अब ये आपके पास आया जी फ्लक्स, ये आपके पास आया फ्लक्स, पूरी सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स आपके पास निकल रहा है, सारे पैचेस को आपने ऐड कर लिया है। अब देखिए आपके पास कंसीडर कीजिए कि ये जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल की जितने भी पैचेस बने होते हैं, सेंटर से हर पैच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सेंटर से हर पैच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अब एज ऑल द सरफेस एलिमेंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, हर पैच का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि उस हाफ रेडियस पे, देखें आपके पास फार्मूला क्या होता है जी, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही आर पे देखें तो एक ही रेडियस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इससे, मतलब कि E1 भी उसी रेडियस पे है, E2 भी उसी रेडियस पे है, E3 भी उसी रेडियस पे है, सारे पैचेस जो हैं वो इक्वल ही रेडियस पे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो इक्वल रेडियस पे हैं, सारे पैचेस एक ही रेडियस पे हैं, तो सारे पैचेस में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तो हमने कह दिया E1 बराबर है, मतलब कि इस पैच में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है E2, इस पैच में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है E3, इस पैच में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं जी E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर En, और ये सारी किसके इक्वल कर दें जी, E के। अब हमने इस इक्वेशन में E1 की जगह क्या लगाना है, E डेल A1 प्लस E2 डेल A2। अब आपके पास E2 की जगह क्या लग गया, E। अब E3 की जगह क्या आपने लगा दिया जी, E डेल A3, कहां तक जी, En की जगह क्या लग गया, E डेल AN। अब आपके पास इस इक्वेशन में देखिएगा कि E जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है जी, सेम। तो हमने वही किया कि फी इज इक्वल टू E कॉमन ले लिया, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया जी, डेल A1 डेल A2, और कहाँ तक जी, प्लस करते करते डेल AN तक। अब हमने शुरू में चार्ज को एक स्फीयर के अंदर कंसीडर किया था, चार्ज को किसके सेंटर में कंसीडर किया था, एक स्फीयर के सेंटर में, और उस स्फीयर के स्मॉल स्मॉल, जिस तरह फुटबॉल होता है उसके स्मॉल स्मॉल पैचेस कर लिए थे। अब ये था जी पैच 1 का एरिया, पैच 2 का एरिया, पैच 3 का एरिया, कहाँ तक, पैच N तक का एरिया। अब ये सारे पैचेस को मिलाएं, उस सारे पैचेस को मिलाएं तो हमारे पास किसका एरिया बनता है जी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया। अच्छा जी, अब E हमारे पास क्या है जी, हमने पहले पढ़ा था E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई E0 Q/r स्क्वायर, और हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, ये हमने मैथ्स की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट करते हैं, E की वैल्यू क्या हुई आपके पास, 1/4 पाई E0 Q/r स्क्वायर, और हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। इधर से देखिएगा कि 4 पाई जो है आपके पास 4 पाई से कैंसिल, और r स्क्वायर जो है r स्क्वायर से कैंसिल, और हमारे पास इक्वेशन में क्या बचा, फी इज इक्वल टू Q/E0। अब ये है जी आपके पास फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज सेम एज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। आपके पास ये है जी उस सरफेस में से जो फ्लक्स निकल रहा है, जो हमने स्फीयर कंसीडर किया, उसके अंदर चार्ज रखा, उसके उस सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका फार्मूला क्या आया, फी इज इक्वल टू Q/E0। अब इस फार्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अब जो हमने स्फीयर लिया था वो एक बंद सरफेस थी, वो क्या थी, क्लोज सरफेस, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, वो शेप या किसी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंसीडर करें कि ये आपके पास एक आर्बिट्रेरी शेप है, लेकिन ये क्लोज्ड शेप है, शर्त ये है कि सरफेस को क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ये क्लोज्ड है। तो इसके अंदर अगर आपने फ्लक्स है तो इसके अंदर भी फ्लक्स का फार्मूला क्या लगेगा, फी इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नॉट। तो हमारे पास फ्लक्स की डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज्ड। हमारे पास दो चीज के ऊपर सिर्फ डिपेंड करेगा फ्लक्स क्लोज सरफेस पे, वो कौन सी होगी, जो चार्ज आपने सेंटर में रखा हुआ है और जो सरफेस का मीडियम है, जो मीडियम है चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर क्लोज सरफेस है वो लकड़ी की बनी हुई है या आपकी क्लोज सरफेस प्लास्टिक की बनी हुई है, तो उसका मीडियम चेंज है, ठीक है, उसका क्या चेंज है जी, मीडियम। तो जी किन दो चीजों के ऊपर, चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स। अब देखें हमने ये केस में देखा, इस एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि आपके पास क्लोज सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या आ रही है, निकल रही है जी बाहर की तरफ, तो फ्लक्स क्या होगा जी, पॉजिटिव। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज इनक्लोज है और फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो फ्लक्स क्या होगा जी, नेगेटिव। अगर आपके पास एक सरफेस के अंदर, एक क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं तो उसके अंदर से फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स क्या होगा जी, जीरो। तो आई होप कि आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।